हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में सीसेट 2021 का पेपर है, तो यहाँ पर हम इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का 28वां प्रश्न है, 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष विदेशी हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं? 20, 30, 30 या उससे कम, 30 या उससे अधिक। देखिए, ये प्रश्न एक साधारण प्रश्न है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस हमें अज्यूम करना है, उसी से ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कितने व्यक्ति हैं? 120 व्यक्ति हैं। इनमें से भारतीय कितने हैं? 80 इंडियन हैं। तो यहाँ पर फॉरेनर कितने बचे? 120 में से जब 80 भारतीय निकल गए तो 40 फॉरेनर बचे। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर 70 व्यक्ति इनमें से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हम ये मान लेते हैं, पहली बार में हम ये मान लेते हैं कि जो 40 के 40 फॉरेनर हैं ये सभी अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब 40 के 40 फॉरेनर अंग्रेजी बोलेंगे तो फिर इधर से कितने व्यक्ति आएंगे? इधर से 30 व्यक्ति आएंगे अंग्रेजी बोलने वाले। तो ऐसे करके संख्या हो जाएगी 70। ठीक है। अब आपको पता है कि फॉरेनर का मतलब ये नहीं है कि सभी अंग्रेजी बोलते हों। फॉरेनर का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है, हमारे लिए अभारतीय व्यक्ति है, किसी और देश का निवासी है, वो हमारे लिए फॉरेनर ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि सब अमेरिकन हो या फिर यूके से बिलोंग करते हों, सभी अंग्रेजी बोलने वाले हों। कुछ लोगों की मातृभाषा या कुछ लोगों की जो भाषा है वो चाइनीज भी हो सकती है, जापानी भी हो सकती है, तो सभी लोग अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे। तो यहाँ पर हम सेकेंड टाइम में मान लेते हैं कि यहाँ पर 39 व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाले फॉरेनर हैं और यहाँ पर संख्या इधर बढ़ जाएगी, इधर से आ जाएंगे, यानी इंडियन लोगों से कितने आ जाएंगे? 31 आ जाएंगे। तो ऐसे करके 70 आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में भी हम ऐसी अज्यूम करके बढ़ा देंगे संख्या। हम मान लेते हैं यहाँ पर 38 व्यक्ति फॉरेनर जो है अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो भारतीयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर विकल्पों पर, यानी 20, 30, 30 या उससे कम, 30 या उससे अधिक। देखिए, हमने फर्स्ट टाइम में ये अज्यूम किया था कि 40 फॉरेनर जो पूरे फॉरेनर हैं ये सभी अंग्रेजी बोलते हैं, तब हमारे भारत के 30 व्यक्ति आ रहे थे। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि भाई 39 फॉरेनर अंग्रेजी बोलने वाले थे, तो हमारे भारतीयों की संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। फिर हमने फॉरेनर की संख्या घटाई तो भारतीयों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ने लगी। तो इससे साबित हो रहा है कि यहाँ पर 30 या उससे अधिक भारतीय हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 28 का डी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, 3 शून्येतर नॉन जीरो अंकों के प्रयोग, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो कि 3 के गुणज हैं। मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल s है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? s सदैव 74 से भाज्य है, s सदैव 9 से भाज्य है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ। आपको 3 अंकों की एक संख्या आपको बनानी है, यानी x, y, z वो 3 अंक हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x, y और जो z है ये बराबर नहीं होने चाहिए, एक जैसे अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये है कि ये जीरो भी नहीं होने चाहिए। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर ये बात पहली कंडीशन में बता दी गई है कि भाई एक्स वाई जेड समान नहीं होने चाहिए, यानी जो 3 डिजिट आप लेंगे वो तीनों समान नहीं होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि वो जीरो भी नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये एक्स, वाई और जेड हैं ये मल्टीपल ऑफ 3, इन 3 के मल्टीपल होने चाहिए, 3 के गुणज होने चाहिए। यानी जो भी आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनाए ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये बात बोली गई, 3 का मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 3 का गुणज होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए, आप 1 से 9 की जो डिजिट हैं, इन डिजिट में आप देखें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो 3 नंबर है, एक 6 है और एक 9 है। ठीक है। और तीनों ही अलग अलग हैं, तीनों ही जीरो नहीं है, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो पहला तो एक अंक ये बन जाएगा 3, 6, 9। अब इनको फिर से चेंज करके देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे 3, 6, 9 के अलावा 3, 9, 6। ठीक है। अब अगले टाइम पर आपका बन जाएगा यहाँ पर 6 से बना लेते हैं, 6, 3, 9, फिर 6, 9, 3। ठीक है। इधर आपका बन जाएगा 9, 3, 6 और फिर आपका बन जाएगा 9, 6, 3। तो ऐसे करके आपकी ये 6 अंक बन गए, यानी 6 संख्याएं ऐसी बन गई, अंक नहीं, 6 संख्याएं ऐसी बन गई जो कि ये हमारी जो कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। अब देखिए, यहाँ पर पहले कंडीशन में बोला गया है अब इनका योगफल निकालना है, यानी इनका सम करना है। मैं इन सबको जितने जो आपकी संख्याएं बनी हैं तीनों अंकों का प्रयोग करके इन सबका हमें क्या करना है? सम करना है। तो सम कर लीजिए आप।
अब आप इसको जोड़ेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी अपनी कॉपी पर जोड़ा हुआ है। आप जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 39 आ जाएगा, यानी इनका योग सम जो हो जाएगा यानी एस बराबर हो जाएगा आपका 3996। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी आप इन 6 जो संख्याएं बनी हैं हमारी, इन 6 संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 3996। अब पहली कंडीशन जो दी हुई है कि एस सदैव 74 से भाज्य है। अब आप इस एस को यानी 3996 को पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके देख लीजिए। 3996 डिवाइडेड बाई 74, तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहां पर आप इसको इससे डिवाइड जब करेंगे तो आपको 54 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी हमारी पहली वाली जो यहां पर दी हुई कंडीशन है ये बिल्कुल फुलफिल हो रही है कि एस जो है इसका जो सम है वो 74 से भाज्य है। अब अगली कंडीशन है कि एस सदैव 9 से भाज्य होगा, यानी आपका 3996 है 3996 जो है ये क्या 9 से भाज्य होगा, डिवाइड होगा, ये भी होगा। 9 से डिवाइड करने पर यहां पर आपका आ जाएगा 444, यानी कि 74 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 9 से भी पूरी पूरी तरह से भाज्य हो रहा है। यानी आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 29 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर समझना था, समझने के बाद हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए कैलकुलेशन क्या होता है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं पहले करके रख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए हम लोगों का। 30वां प्रश्न है आपका, 2 कक्षाओं ए तथा बी में क्रम से 25 और 30 विद्यार्थी हैं। आगे बोला गया है कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17 है, तथा कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आपको कथनों में से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 क्लास दी हुई हैं। यहाँ पर आपकी क्लास एक तरफ ए है और इधर आपकी क्लास जो है ये वाली जो क्लास है ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्लास ए में कितने बच्चे हैं, 25 हैं और यहाँ पर 30 हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर आपके 25 हैं और यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं ये आपके 30 हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राप्तांक हैं ये प्राप्तांकों को बताया गया कि प्राप्तांक मैक्सिमम और मिनिमम कितने हैं। भाई प्राप्तांक क्लास ए में 21 हैं, यानी बच्चों के प्राप्त सबसे अधिकतम मार्क्स कितने हैं, 21 वाला बच्चा है और सबसे न्यूनतम वाला 17 वाला बच्चा है। यानी यहाँ पर जो प्राप्तांक वाले बच्चे हैं, प्राप्तांक वाले बच्चे जो हैं ए में, ये अधिकतम वाला कितना है, अधिकतम 22 है, सॉरी 21 है और न्यूनतम वाला 17 वाला है, ठीक है। कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक कितना है, कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक वाला बच्चा 30 नंबर लेकर आया है और न्यूनतम कितना लेकर आया है, 22 नंबर लेकर आया है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी यहां पर मैक्सिमम वाला क्लास ए में 21 नंबर लेकर आया है और न्यूनतम 17 नंबर लेकर आया है। क्लास बी में मैक्सिमम एक बच्चा 30 नंबर लेकर आया है और न्यूनतम 22 नंबर लेकर आया है। अब यहां पर बोला गया कक्षा ए से, यानी इस वाली क्लास से 4 विद्यार्थी बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, इसमें से 4 विद्यार्थी इधर चले जाते हैं। कितने, 4 स्टूडेंट हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर, 4 स्टूडेंट हमने ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए यहां पर भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें अज्यूम करना है और आपका स्टेटमेंट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो 4 विद्यार्थी हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिए। अब हो सकता है 4 विद्यार्थी हमने ऐसे ट्रांसफर किए हों जिनके मैक्सिमम मार्क्स हों, 21 नंबर वाले बच्चे हों, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि भाई ऐसे बच्चे हों यहाँ पर जो 17 नंबर वाले बच्चे हों, ये भी हो सकता है। भाई ये हो सकता है कि यहाँ तो 21 नंबर वाले बच्चे हों, या फिर हो सकता है यहाँ पर कि 17, 18 या 19 नंबर वाले बच्चे हों, ऐसे भी बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले कथन में कहा गया है कि कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इनका जो औसत प्राप्तांक है वो घट जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर मैक्सिमम जो है 30 है और मिनिमम यहाँ पर क्या है, मिनिमम यहाँ पर 22 है। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास ए में, आप देख पा रहे हैं क्लास ए में मैक्सिमम 21 है, यानी कि इनके मिनिमम से भी ये कम है। भाई क्लास ए का जो हाईएस्ट है वो क्लास बी के मिनिमम से भी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 4 स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं और हमने मान लिया वो 21 नंबर वाले जा रहे हैं, 21 जिनके हाईएस्ट मार्क्स 21 हैं वो जा रहे हैं, वो भी जाएंगे, फिर भी इनके जो नंबर हैं ये इससे कम ही रहेंगे, ठीक है, इससे कम ही रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो औसत निकलेगा 30 से लेकर 21 के बीच में, या इससे भी कम वाले बच्चे हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा, इससे कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घट जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला है कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए बढ़ेगा नहीं,
जब यहाँ से 4 विद्यार्थी निकल जाएंगे, 25 में से संख्या ये 21 रह जाएगी, और 21 में से भी ये श्योर नहीं है कि भाई हाईएस्ट वाले निकल रहे हैं कि लोएस्ट वाले निकल रहे हैं। तो जो भी निकलें, चाहे हाईएस्ट निकलें या लोएस्ट निकलें, ये जो इनका जो औसत प्राप्तांक है ये ऑब्वियस सी बात है घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे निकल जाएंगे, 4 बच्चे निकल जाएंगे, तो यहाँ पर बच्चे कितने बचे, यहाँ पर 21 स्टूडेंट बचे। तो 21 स्टूडेंट का जो प्राप्तांक होगा, ये औसत प्राप्तांक ऑब्वियस सी बात है ये घट जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का केवल 1। 31वां प्रश्न है आपका, 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। सबसे पहले प्रश्न से ही पढ़ते हैं हम लोग। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान पर, यानी सबसे ऊपर के स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है? कथन में बोला गया है प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। कथन 2 में कहा गया है कि ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है। ऑलराइट, आपको पता है कितने बच्चे हैं? टोटल 40 बच्चे हैं। प्रश्न में हमें बता दिया गया टोटल 40 बच्चे हैं। तो यहाँ पर पहला पायदान जो है, यानी आपकी जो पहला पायदान है 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 40 तक पायदान जा रहा है, यानी ऐसे करके 1 से लेकर ये 40 तक जा रहा है। तो पहले कथन में बोला गया है कि प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से, यानी सबसे 1 नंबर से 31वें स्थान पर, यानी प्रिया जो है 31वें स्थान पर है। तो 31वें पर आपकी प्रिया है, ठीक है, और सीमा से ये 4 स्थान नीचे है, यानी सीमा इससे 4 स्थान ऊपर होगी। तो 31 + 4 बराबर कितना हो गया? 35, यानी 35 पर सीमा होगी। यहां पर कहीं 35 पर सीमा है। अब कथन 2 में आते हैं, तो यहां पर भी वही पहले नंबर से स्टार्टिंग करके 40 तक। तो यहां पे बोला गया ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है, यानी ईना जो है सबसे निचले स्थान से कौन से स्थान पर है? 37वें पर है। 37 पर ईना है और ये सीमा से 2 स्थान ऊपर है, यानी 37 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। 35 पर सीमा है। अब यहां पर आपके मन में एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि कथन ए के अकॉर्डिंग भी 35 पर सीमा है और कथन 2 के अकॉर्डिंग भी 35 नंबर पर सीमा है। अब हम शीर्ष से देखें। यहां पे बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है? तो 40 में से आप 35 से आप निकाल देंगे, यानी 40 में से जब आप देखेंगे 40 में से नीचे आएंगे आप, तो यहां पर आप देख रहे हैं 40 के नीचे कौन सा आएगा? 39 आएगा, फिर आपका 38 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर आपका 35 आएगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6वें स्थान पर है। ऊपर से ये 6वें पर है। यहां पर भी आप वही है कि भाई ऊपर से ये 6वें स्थान पर है। तो यहां पर अब आ जाते हैं, यहां पर कथनों और प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है, गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त नहीं है, यह भी गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट में सीमा का जो स्थान है वो नीचे से फिक्स है, यानी नीचे से 35वें स्थान पर सीमा है दोनों ही कथनों में। तो यहां पर आपका सी वाला कथन सही हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सीमा का स्थान बदला नहीं है, वही है, नीचे से 35वें स्थान पर है और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऊपर से ये 6वें स्थान पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 31 का सी वाला। 32वां प्रश्न है आपका, 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न बोला गया है ए बी सी डी और ई में सबसे अधिक भारी कौन है? कथन में कहा गया है ए और डी में से प्रत्येक बी ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। अगला बोला गया है ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। तो देखिए हम यहां पर कथन ए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहां पर बोला गया ए और डी में से प्रत्येक ये है, ये बी ई और एफ से प्रत्येक अधिक भारी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और डी जो है ये बी ई और एफ से अधिक भारी है, ठीक है। लेकिन इनमें भी ये बात बोली गई है किंतु उनमें से, इन पांचों में से भी कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। यानी इनमें से भी सबसे अधिक भारी कौन सा है? भाई इनमें से कोई सबसे अधिक भारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सी सबसे अधिक भारी होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग।
अब सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि ए डी से अधिक भारी है, यानी कि यहां पर बोला गया है कि जो ए है ये डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है, यानी सी इससे ज्यादा भारी है। ठीक है, तो यहां पर कथनों और प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त है। देखिए यहां पर अगर आप कथन को देखें तो आप ये पाएंगे कि हाँ, यहां पर इसका उत्तर देने के लिए ए पर्याप्त है, क्योंकि ए में बात बोली गई है ए और डी में से। यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई ए और डी समान हो, इन दोनों का वेट समान हो, ठीक है, या फिर यहां पर यह भी हो सकता है कि बी ई एफ तीनों समान हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे भी ये बोला गया है कि ए डी ये पी ई एफ से अधिक भारी हैं, लेकिन इन पांचों में से भी कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है, यानी इनसे भी भारी कोई और है। तो यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट ही बात पुष्टि कर रहा है कि यही पर्याप्त है, यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक ही पर्याप्त है, कथन दो तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 32 का ए वाला। 33वां प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और आगे भी इसी तरह लिखा जाता है और अंत में वाई और जेड को परस्पर बदल दिया जाता है। 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए यहां पर बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, भाई अपनी ABCD लिखना है, A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो यहां पर बोला गया है कि भाई प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, यानी ये 4 अक्षर जो हमने विपरीत क्रम में लिख दिए। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर। विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया? ये 4 अक्षर हो गए आपके D C B A, ठीक है, विपरीत क्रम में। ऐसी सेम ये वाले E F G H, ये भी विपरीत में लिख देने हैं, H G F और E। ऐसी आगे I J K L, ये भी रिवर्स कर दीजिए, L K J I M N O P, यानी इसका मतलब क्या होगा? P O N M, ठीक है, ये 4 हो गए आपके यहां तक। आगे Q R S T, यानी Q R S T का मतलब क्या होगा? T S R Q U V W X, यानी X W, फिर B, फिर आपका U, फिर आपका आ जाएगा YZ, यानी कि Z और Y। अब देखिए यहां पर काउंट कर लीजिए, यहां पर आप काउंट कर लीजिए। यहां पर बोला गया है 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है? तो 13वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए 4 12 यहां तक हो गए। 13वां अक्षर होगा आपका P वाला, यानी P जो है ये 13वें स्थान पर है। तो 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा, इसके दाईं ओर से चौथा, तो यहां पर 1 2 3 4, तो ये दाईं ओर से चौथा, यानी इसका दायां ओर, यानी ये आपकी राइट साइड होगी, ये इसकी लेफ्ट साइड होगी। तो दाईं ओर से चौथा कौन सा हो गया? पहला ये, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी आपका टी वाला होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 33 का बी वाला, यानी कि टी। देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बट सिंपली लिखना है और आराम से उत्तर पता चल जाएगा। 34वां प्रश्न है आपका, 7 पुस्तकें P Q R S T U और V साथ साथ रखी हैं। R Q और T के आवरण नीले हैं और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल रंग के हैं। केवल S और U नई पुस्तकें हैं और शेष पुस्तकें पुरानी हैं। P R और S विधि रिपोर्ट हैं और शेष गजेटियर हैं। तो नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं? देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आप एग्जाम में देखें तो बिना टेबल बनाए ये प्रश्न नहीं हो सकते हैं। अगर आप इनको मुंह जबानी करने का प्रयास करते हैं तो अपना आंसर गलत कर बैठेंगे। तो हमेशा इनके लिए टेबल बना लीजिए। तो यहां पर आपके P Q R S T U और V हैं। तो यहां पर जैसा कि बोला गया है R Q और T के आवरण नीले हैं, यानी Q भी ब्लू है, R भी ब्लू है और T भी यहां पर क्या है? ये भी ब्लू है। आगे बोला गया है यहां पर, और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल रंग के हैं। बाद बाकी पुस्तकें हैं ये रेड कलर में है, रेड में है, ये भी रेड में है, ये भी रेड में है और ये भी रेड में है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी।
आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया केवल एस और यू नई पुस्तकें हैं, यानी यहां पर एस और यू जो है ये नई पुस्तक, एस है और यू है, नई पुस्तकें हैं, यानी ये न्यू है, ये भी न्यू है। बाद बाकी जो है ये सब ओल्ड हैं, बाद बाकी जो पुस्तकें हैं ये सब ओल्ड हैं। आगे अब देखिए आगे बोला गया है पी आर और एस विधि रिपोर्ट है, यानी कि लॉ की रिपोर्ट है। पी आर और एस यानी ये लॉ की रिपोर्ट है, आर भी लॉ की रिपोर्ट है और एस भी लॉ की रिपोर्ट है। और बाद बाकी क्या है, बाद बाकी गजेटियर हैं, यानी बाद बाकी आपके गजेटियर जी हैं। अब पूछा गया है यहां पर नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं, नीले आवरण वाले और पुराने। तो देखिए एक तो ये है क्यू वाला है, देख पा रहे हैं जैसा कि ये नीले आवरण वाला ब्लू है, ओल्ड है, ठीक है, और गजेटियर है। इसके अलावा टी है, ब्लू है, ओल्ड है और ये गजेटियर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा क्यू और टी, 34 का सी, यानी क्यू और टी। 35वां प्रश्न है आपका, एक दिए गए अनुक्रम 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 में गलत पद को सही पद से बदलें जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि विषम पद कौन कौन से हैं। विषम वो होते हैं जो कि 2 से विभक्त नहीं होते हैं। 3 विषम है, इसमें 7 विषम है, 13 है, 21 है, 31 है, इधर 43 है आपका। तो यहां पर हम इन्हें सही से लिख लेते हैं, या फिर मैं यहां पर नहीं समझाता हूं, सही से मैं दोबारा लिख लेता हूं। 3 है, 7 है, 13 है, इधर 21 है, 31 है और 43 है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ पैटर्न सा है। यहां पर आप 4 जोड़ेंगे 3 में तो 7 प्राप्त हो जाएगा, 7 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा, 6 में यहां पर 13 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा, 21 में अगर आप 10 जोड़ देंगे 31 प्राप्त हो जाएगा, इधर 12 जोड़ देंगे तो 43 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो विषम पदों की बात हो गई। अब यहां पर सम पद कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। आपका 2 है, इधर आपका फिर 4 आ जाएगा और इधर आपका फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 28 है और फिर आपका 40 है। अब चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर तो समान पैटर्न लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 गलत है, 2 पद गलत है। यहां से लागू हो रहा है समान पैटर्न विषम पद का सम का। 4 और 6 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए, 18 और 10 28 हो गए, 28 और 12 40 हो गए। यहां पर आपका 2 वाला पद गलत है। इसके स्थान पर कौन सा सही पद आएगा, इसके स्थान पर 0 सही पद आएगा। तो 0 में अगर आप 4 जोड़ देंगे, 0 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर कौन सा होगा, यहां पर आपका सही आंसर होगा ए, यानी यहां पर गलत पद आपका 2 है और आपका सही पद यहां पर कौन सा आएगा, सही पद आपका 0 आएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का ए वाला। 36वां प्रश्न है आपका, कुछ प्रविष्टियों का आव्यूह नीचे दिया गया है। प्रविष्टियां पंक्तिवार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं, तदनुसार अप्राप्त प्रविष्टि का चयन कीजिए। देखिए यहां पर सिंपल है, 7 और 3 10। देखिए यहां पर पहले आपने नोटिस कर लिया कि यहां पर 3 अल्फाबेट हैं ABC और डिजिट आप जोड़ के देख लीजिए। 7 और 3 कितना हो गया, यानी 7 + 3 10, 3 और 6 9 हो गया। इसी तरह से यहां पर कितना बनेगा, यानी 10 और 3, यहां पर 3 आएगा, 10 और 3 13। अब यहां पर A और C है ऑलरेडी, तो यहां पर B आ जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 36 का C, 3B। 37वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 पंक्तियों में 2 सर्वसम अनुक्रम दिए गए हैं। अनुक्रम 1 8 4 6 15 52.5 236.25। अनुक्रम 2, देखिए कहने का मतलब क्या है, दोनों के अनुक्रम समान हैं। तो अनुक्रम 2 के लिए C के स्थान पर क्या प्रविष्टि है ये आपको बतानी है। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। अगर आपको वहां पे समझ में आ जाए तो हाल समझ में आ जाए, और समझ में ना आए तो घर तक भी समझ में नहीं आता है। तो यहां पर अनुक्रम कौन सा बन रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले अनुक्रम एक में क्या क्या बन रहा है। तो देखिए 8 में अगर हम
0.5 का गुणा करते हैं तो इसका अगला वाला हमें अंक प्राप्त हो जाता है, ये आ जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से 4 में अगर हम 1.5 का गुणा करते हैं तो अगला वाला जो अंक आएगा ये 6 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें एक एक करके बढ़ाते जाइए, नहीं 6 में आप फिर आप 2.5 का गुणा कर लीजिए तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आगे इधर आप 2.5 में फिर आप बढ़ा दीजिए एक अंक, 3.5 कर लीजिए तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 52.5 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप 52.5 में कितने का आप कर लीजिए यहाँ पर 4.5 का गुणा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 236.25। यानी आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में 0.5 फिर बढ़ता जा रहा है, इसका गुणा होता जा रहा है और ऐसे करके अगला नंबर निकलता आ रहा है। 4, 6, 15, 52.5, 236.25 आ गया है। सेम यही यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा, तो सेम करके देख लेते हैं। 5 गुणा 0.5 कितना आ गया आपका, ये आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, अब 2.5 गुणा, अब यहाँ पे फिर से बढ़ा दीजिए 1.5 कर दीजिए। जब ये करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3.75। ठीक है, ये 2.5 ए आ गया, ए वाला 2.5 है। अगला वाला जो आएगा 3.75 ये बी वाला आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3.75 इंटू कितना 2.5 आप करेंगे तो अगला जो आएगा आपका ये आएगा 9.375। 9.375 ये सी वाला आ गया। तो यहां पर सी में क्या आएगा, सी में आएगा आपका 9.375 और यही आपका आंसर है। देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको अपना दिमाग दौड़ाना होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 37 का सी वाला। 38वां प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से तथा एक अन्य व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक्स 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है और वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तथा तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। देखिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्थान आपका ए है ये वाला और दूसरा स्थान जो है आपका बी है। तो इधर एक्स है और इधर वाई है। तो एक्स इस साइड में जाएगा और वाई इधर चलेगा और इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है, ये है 15 किलोमीटर। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये एक्स और वाई। देखिए पहले घंटे में जो एक्स की जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 है। वहीं पहले घंटे में वाई की जो चाल है वो 1 किलोमीटर है। वाई पहले घंटे में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्स 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और वाई पहले घंटे में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। सेकंड आवर में कितनी दूरी तय करेंगे ये, क्योंकि एक्स की समान रहेगी चाल, एक्स 1.5 की करेगा लेकिन इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये 1.25 की कर रहा है। थर्ड में ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं, एक्स की समान रहेगी 1.5 रहेगी और इसकी बढ़ गई 1.5 हो गई। फोर्थ में आ जाए चौथे घंटे में, तो चौथे घंटे में इसकी कितनी होगी 1.5 हो गई और इसकी कितनी हो गई 1.75 हो गई। फिफ्थ में आ जाए तो फिफ्थ में आप देखेंगे इसकी बढ़ के कितनी होगी, इसकी बढ़ के हो गई, इसकी वही समान रही और इसकी बढ़ के हो गई 2। अब देखिए यहां पर क्या है, आप एक बार जोड़ के चेक कर लीजिए कि भाई इन्होंने जो दूरी तय की है कितनी कितनी तय की है। इसने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 5वें घंटे तक और इसने भी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 5वें घंटे तक। समझ गए आप? यानी 5 घंटे में एक्स ने 7.5 किलोमीटर की दूरी, यानी ये मिड रेंज में इतनी दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये एक्स ने कवर कर ली है, यहां पर आ गया है। ठीक इसी प्रकार वाई ने भी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर की तय कर ली है। यानी ये एग्जैक्टली कहां पर मिलेंगे, मिड में मिलेंगे। यानी उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, यानी 5 घंटे का समय लग रहा है। ये 5वां घंटा है आपका, फिफ्थ आवर है। ठीक है, 5 घंटे में दोनों 15 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है आपका और 15 किलोमीटर में से 7.5 ये तय कर रहा है, 7.5 ये तय कर रहा है। दोनों 5 घंटे में समय लग रहा है और दोनों ए और बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे, यानी बिल्कुल मिडिल में मिल रहे हैं।
ये 7.5 रह जाएगा, ये 7.5 इधर रह जाएगा और 7.5 ये इधर रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 38 का सी, 1 और 2 दोनों। देखिए ये भी सिंपल रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स है। बस अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करके अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 39वां प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए उसका जो 6 प्रश्न पत्र हैं और इन सब के अंक जो है समान हैं, यानी कि उसके हम मान लेते हैं कि ईच सब्जेक्ट जो है हमने माना है, हमने ईच सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब टोटल हम कर लेते हैं इसका, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या हो गया 6 सब्जेक्ट नहीं 6 प्रश्न पत्र हैं इंटू 100 कितना हो गया 600 का हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब इसने बोला है इसने कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, यानी इन 600 में से उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड, ये भी लिख लीजिए, ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड कितना है 60% किए हैं, 60% ऑफ 600, तो 60/100 गुणा 600, 100 ये है, इससे ये कट गया, कितना बचा आपका 360, यानी इसने 360 मार्क्स गेन किए हैं। अब 360 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस रेशियो में दिए हुए हैं। तो अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके सब्जेक्ट जो है मैं लिख ले रहा हूं यहां पर 5x, ठीक है, x लगा दिया मैंने, प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x बराबर 360। ठीक है, क्योंकि इसके 6 सब्जेक्ट हैं और 6 का जो रेशियो है उसको मैंने यहाँ पे तोड़ के किस तरह लिख दिया, 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x, जो कि आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 45x बराबर 360। इसको जब आप करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहां पर कितनी निकल कर आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, यानी यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब आप पुट करते जाइए एक एक करके सब्जेक्ट में। 5x वाले में आपने पुट किया, यहां पर करके दिखा दे रहा हूं। अब जैसे आपने 5x वाले में पुट किया तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 8 आई है, तो 5 गुणा 8 बराबर कितना आया 40 नंबर, यानी जिसमें 5 है वहां पर उसने 40 नंबर प्राप्त किए हैं। अगला वाला है 6 इंटू 8, यहां पर कितने प्राप्त किए, ये 48 नंबर प्राप्त किए। अगला है 7x वाले में 7 इंटू 8 कितना प्राप्त हुआ ऐसे, यहां पर 56 प्राप्त किए। अगला आपका है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8 गुणा 8 बराबर 64 प्राप्त किए अंकर। आगे 9 इंटू 8 बराबर 64 प्राप्त किए और 10 इंटू 8 बराबर भी 72 प्राप्त किए। ठीक है, और इधर इसने 80 प्राप्त किए। ये रेशियो दिया हुआ है, यानी इसने एक सब्जेक्ट में 40 नंबर, दूसरे में 48, तीसरे में 56 और चौथे में 64, पांचवें में 72 और छठवें में 80 प्राप्त किए। टोटल इसका जो बन जाएगा, टोटल बन जाएगा कितने का 360 का। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंक 60% से कम प्राप्त किए। ठीक है, चूंकि हमने माना है कि एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का 60% कितना होगा 60 होगा, 60 नंबर होंगे, 60 मार्क्स ही तो होंगे इसके। तो यहां पर आप देख रहे हैं 60 से कम वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में इसने 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं, 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर बोला गया एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, यानी ईच सब्जेक्ट जो है हमने मान लिया है कि 100 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्टों के नंबर कितने होंगे 6 गुणा 100 600।
और इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 600 में से? 60% प्राप्त किए हैं। तो ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड 60% ऑफ 600, तो 360 नंबर इसने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि इसने इस प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 में है। इस अनुपात में उसने अंक गेन किए हैं प्रश्न पत्रों में। तो हमने इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लिया है 5x + 6x 7x 8x 9x 10x = 360। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी यहाँ पर वैसे तो मुझे 5x लिखना चाहिए था, इधर 6x लिखना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये। तो जब आप x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आपको नंबर ये पता चल जाएंगे कितने कितने नंबर इसने प्राप्त किए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इसने 60% से कम नंबर गेन किए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 39 का बी वाला, यानी कि तीसरा। 40वां प्रश्न है आपका, एक कथन नीचे दिया गया है जिसके उपरांत निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सही मानते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत प्रतीत न हो, सभी निष्कर्षों को पढ़ें और तत्पश्चात निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुसार तर्कसंगत हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत ना हो। कथन, कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, कुछ अलमारियां कुर्सी हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। निष्कर्ष 1, कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं। निष्कर्ष 2, कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस तरह के प्रश्न जो हैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, यानी आपकी ये कुछ बिल्लियां हैं, ये अलमारी है, यानी ये आपकी कैट है, और यहाँ पर अलमारी ए नहीं अलमीरा। ठीक है, कुछ अलमारी जो है कुर्सी हैं, कुछ अलमारियां जो है आपकी ये चेयर हैं। ठीक है, सभी कुर्सियां मेज हैं, जितनी चेयर हैं ये सब क्या है, ये टेबल है, ये सब टेबल है। तो निष्कर्ष 1, कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर जो सभी कुर्सियां हैं ये मेज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज होंगी। ये वाला जो पोर्शन है निश्चित रूप से ये मेज होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 सही है। कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कुछ अलमारियां कुर्सी हैं। ठीक है, फिर आपने ये भी देख लिया कि जो सभी कुर्सियां हैं ये मेज हैं, तो ये पहला निष्कर्ष सही हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष 2 भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 40 का सी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों। 41वां प्रश्न है अब आपका, एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक उछाल लेती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद नहीं उछलती है। गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो हाइट दी गई है, जहाँ से सबसे पहली बार गिराई जाती है वो है 1.5 मीटर, और बाद में कहा गया है 50 सेंटीमीटर के बाद ये उछलती नहीं है। तो पहले 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 1.5 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 150 सेंटीमीटर से पहली बार ये गिराई जाती है, फर्स्ट टाइम यहाँ से ये 150 सेंटीमीटर से गिराई गई। उसके बाद सेकेंड टाइम पर 150 सेंटीमीटर का ये मात्र 4/5 ऊंचाई तक ये उछाल लेती है, यानी 150 का 4/5 कर लीजिए आप। तो 150 का जब 4/5 करेंगे तो यानी इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट टाइम सेकंड स्टेप में जैसे 150 सेंटीमीटर से गिराई तो सेकंड टाइम में कितना उछली है, मात्र 120 सेंटीमीटर उछली है। ठीक है, थर्ड टाइम जब ये गिराई तो 120 सेंटीमीटर के बाद ये कितना 120 सेंटीमीटर के बाद फिर ये इसका 4/5 उछली है, यानी कितना उछली है ये 96 सेंटीमीटर उछली है, 96 सेंटीमीटर ये उछली है। फोर्थ टाइम फिर से ये मतलब जमीन पर गई है तो कितना उछली है ये 96 सेंटीमीटर का मात्र 4/5, यानी कहने का मतलब क्या है इस समय ये 76.8 सेंटीमीटर केवल उछल पाई है। फिफ्थ टाइम में कितना उछली है ये 76.8 इंटू 4/5, यानी कितना उछली है ये 61.44 सेंटीमीटर ही उछल पाई है। सिक्स टाइम में 61.44 इंटू 4/5, तो कितना उछली है ये 49 सेंटीमीटर,
यानी आप देख पा रहे हैं ये गेंद 6 बार के बाद फिर ये नहीं उछलेगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम जैसी ही हाइट होगी फिर ये उछलना बंद कर देगी। तो ये गेंद जो है टोटल 6 बार उछली है, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि कंडीशन में बताया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 41 का सी वाला, नहीं 6। 42वां प्रश्न है आपका, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों में के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। देखिए ध्यान देना, और ये मेरी बात हमेशा याद भी रखना, सी सेट में छोटा सा दिखने वाला प्रश्न भी उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ना, जल्दबाजी में मत पढ़ना। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है गलत कर जाएंगे। यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी व्यंजन और स्वर होते हैं। अंग्रेजी में 5 जो है वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको छोड़कर जो व्यंजन बचे, यानी आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और 26 में से 5 तो ये निकल गए, तो कितने बचे यहाँ पर? 21 बचे। 21 बचे या नहीं बचे? तो जो व्यंजन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ऑलरेडी मैंने इसी वजह से लिख रखे हैं समय बचाने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कितने प्रतिबिंब हैं जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आप मिरर में कोई चीज़ देखते हैं उल्टी हो जाती है। जैसे मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, अगर आप बी को मिरर में देखेंगे तो बी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, सी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, डी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से जी भी उल्टा हो जाएगा। समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो उल्टे नहीं दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे एच है तो एच मिरर में भी देखने पे ऐसा ही दिखाई देगा। एम मिरर में भी अगर आप देखेंगे तो एम भी सेम दिखाई देगा, ठीक है। क्यू, फिर ये एस, ये फिर टी जो है टी भी सेम मिरर में आप देखेंगे, टी भी सेम रहेगा, इधर वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एक्स भी समान दिखाई देगा, बाई को भी आप मिरर में देखेंगे तो बाई भी जैसा ही दिखाई देगा। यानी यहाँ पर इनको भी निकाल दीजिए जो समान दिखाई देंगे। जैसे आपका एच निकाल दिया आपने, ये भी समान दिखाई देगा, एक जैसा ही दिखाई देगा। एम भी नहीं बदलेगा, एम का प्रतिबिंब भी समान होगा। टी, ये भी सेम टू सेम दिखाई देगा, ये भी सेम टू सेम दिखाई देगा। वी, ये डब्ल्यू भी सेम टू सेम दिखाई देगा मिरर में। इधर एक्स भी समान और इधर बाई भी दिखाई देगा सेम टू सेम। अब आप काउंट कर लीजिए ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रतिबिंब उलट जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी यहाँ पर 14 ऐसे प्रतिबिंब हैं, यानी कि इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते। तो 14 ऐसे प्रतिबिंब हैं जो कि अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 42 का बी वाला 14। देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको समय चाहिए और आपके पास समय हो तभी आप अटेम्प्ट करना। 43वां प्रश्न है आपका, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचती है जहां वह कार्यरत है। उससे उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, इधर आपका पूर्व है और ये आपका वेस्ट यानी पश्चिम है। तो ये जो लेडीज है ये अपने घर से यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण में गई, 10 किलोमीटर ये दक्षिण में गई है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर यहाँ से 20 किलोमीटर ये, यानी यहाँ से 20 किलोमीटर ये गई हैं, यानी 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ से बायां मुड़ी है और ये 20 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैवल किया है, 20 किलोमीटर, ठीक है। और फिर पुनः ये अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती हैं और 40 किलोमीटर चलती हैं। ये पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 40 किलोमीटर यहाँ तक चलती हैं, 40 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बताया गया है कि फिर ये अपने दाईं ओर मुड़ती हैं, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, यानी यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर कितनी चलाई इन्होंने? 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। आगे फिर बताया गया है फिर अपने दाईं ओर मुड़ती हैं, 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, यहाँ से फिर से मुड़ी है और यहाँ से 30 किलोमीटर गाड़ी ये चलाती हैं और ऐसे करके ये अपने बैंक तक पहुँच जाती हैं। यानी यहाँ पर इनका बैंक है और यहाँ पर इनका घर है। तो पूछा गया घर और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है ये कितनी है। तो जैसा कि आपने देखा ये 20 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है ये वाली,
और यहाँ पे 5 किलोमीटर की पड़ रही है, तो कितना हो गया ये, यानी 25 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है, न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 43 का बी वाला 25 किलोमीटर। 44वां प्रश्न है आपका, 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। देखिए 700 से लेकर 1000 के वो पूर्णांक पूछे गए हैं जिनके अंकों का योगफल 10 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 700 से लेकर 799 की जो सीरीज है इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे पूर्णांक बन रहे हैं जिनके अंकों का योग 10 हो रहा है। तो आप लोग ये जानते हैं कि 7 में अगर हम लोग 3 और जोड़ दें तो 10 बन जाता है, यानी हमें ऐसे यहाँ पर नंबर बनाने हैं जो 7 और 3 जिनमें आ रहा हो, ठीक है, जिससे कि योग 10 हो जाए। तो यहाँ पर आप पहले बना लीजिए कौन कौन से बन गए। यहाँ पर 730 बन गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 + 3 + 0 बराबर 10 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर ये इसको उल्टा दीजिए, 703 हो गया, ये बन गया। इसके अलावा एक और बन जाएगा, यहाँ पर 712 बन जाएगा और 721 बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पूर्णांक जो हैं इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, इनके अंकों का योग 10 हो रहा है। इन सबके अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ये 700 से 799 की सीरीज में है। ठीक इसी प्रकार से 800 और 899 के बीच में देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 8 + 2 = 10 बनता है, यानी आपको पता है कि यहाँ पर जो भी पूर्णांक बनेगा वो 820 से ऊपर बड़ा नहीं बनेगा। भाई 820 के बाद का जो भी बनेगा वो तो ऑब्वियसली बात 10 से ज़्यादा उसका योग निकलेगा, तो वो तो बनेगा ही नहीं, 820 के नीचे ही बनेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा हाईएस्ट, 820 बनेगा। फिर इसके बाद कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका 802 बनेगा। इसके अलावा 811 बनेगा। ऐसे ही आप 900 वाले में आ जाइए 900 से लेकर 1000 वाले में। तो 9 और 1 9 और 1 आपका कितना होता है, 10 होता है। तो हाईएस्ट यहाँ पर कौन सा बनेगा, 910 बनेगा और 901 बनेगा। यानी इधर आपके 4 बन गए और इधर आपके 3 बन गए और यहाँ पर आपके 2 बन गए। टोटल आपके 9 बन गए, यानी कि टोटल 9 पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 44 का डी, 9 वाला। 45वां प्रश्न है आपका, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। देखिए यहां पर बना लेते हैं, ये आपको पता है, दिशाओं का ज्ञान आपको होगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो चलिए मैं बनाते जाता हूं। महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, यानी यहां से ये उत्तर की ओर कितना गई है, यहां से ले उत्तर की ओर यहां तक गई है ये 12 किलोमीटर, यानी ये 12 किलोमीटर ऊपर गई है। फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गई है, यानी कि यहां उत्तर तक 12 किलोमीटर जाने के बाद फिर पुनः ये दक्षिण की ओर कितनी आई है, 6 किलोमीटर आई है। यहां से जाने के बाद ये उसी पर ही 6 किलोमीटर यहाँ कहीं आई है, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यानी यहां से जाने के बाद 6 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर चली है। उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, यानी फिर यहां से पूर्व की ओर ये 8 किलोमीटर तक गई है। कितना गई है ये, 8 किलोमीटर गई है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। देखिए ये प्रस्थान बिंदु है, यहां से चलना स्टार्ट की थी। अगर हम यहां से देखें तो यहां से ये जो महिला है ये कहां पर पड़ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में। और यहां पर कोण कितना बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है इसका 45 अंश का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आपका लंब है और लंब इसका मान होता है 90 डिग्री का होता है। अब चूंकि ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, यानी ये बिल्कुल इस तरह से जा रही है ये यहाँ पर, तो ये कहां पर है आपकी, ये उत्तर पूर्व में 45 अंश से कम कोण पर, न्यून कोण पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 45 का बी वाला, उत्तर पूर्व में 45 अंश से कम कोण पर। 46वां प्रश्न है आपका, यदि 3 की घात 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर 3 की घात है ये 2019, इसको आप 10 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा, ये इस तरह से पूछा गया है। इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, आपको पता होना, 3 की घात 1 बराबर होता है 3, 3 की घात 2 बराबर होता है 9, 3 की घात 3 बराबर होता है 27, 3 की घात 4 बराबर होता है 81। अब देखिए 81 ये वाला जो पद है 3 की घात 4 वाला,
अगर आप इसमें 10 का भाग दें, यानी इसमें अगर आप 10 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आपको एक शेषफल मिलता है। कितना मिलता है? एक शेषफल मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर 3 की घात 4 होगी वहाँ पर आपको रिमाइंडर के रूप में केवल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे, यानी इसकी जो घात है 3 की घात 2019, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे ताकि हम आसानी से जो बाद बाकी पोर्शन बच रहा है केवल उस पर ही 10 का भाग दें और वहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर आंसर में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 3 की घात का जो 4 है ये एक शेषफल रखेगी, ये आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2019 जो दी हुई घात है इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से आप देखें कितना बार जाएगा। ये आपका 504 बार जो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है, 3 जो है ये शेष के रूप में बच रहा है। अब इसको इसमें यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 3 की घात 4 की घात 504 इंटू 3 की घात जो है 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर दे दीजिए यहाँ पर 10 का भाग। चूंकि आप लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा इधर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। आप 10 का भाग दे दीजिए, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 7 शेष बचेगा। यहाँ पर आपका 7 शेष बचेगा इसमें। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और यहाँ पर यही मेथड यूज करते हैं। 3 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो आप उसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे, क्योंकि 3 की घात 4 जो होती है इसमें जब भी भाग दिया जाता है 10 का तो एक ही शेष बचता है। तो इसी आधार पर आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया घात को और आप यहाँ देख पा रहे हैं 7 आपका शेष बचा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 40 का सी वाला 7। 47वां प्रश्न है आपका। देखिए संख्या दी हुई है 3 7 9 8 1 2 5 P 369, अंक 7 से भाज्य है, तो अंक P का मान क्या है? देखिए मेरी एडवाइस ये है कि इस तरह के प्रश्नों को आप अवॉइड कर देना, या फिर आपकी भाग देने की शक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप करें, क्योंकि ये टाइम खराब करने वाले प्रश्न होते हैं। तो मैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको रखकर। देखिए यहाँ पर इसके अंदर 6 आएगा, यानी यहाँ पर आपका जो बनेगा ये बनेगा 3 7 9 8, फिर आपका 12 है, इधर आपका 5 है और इधर आपका 6 आ जाए, P की जगह 6 आ जाएगा और ये 3 6 9। अगर आप इसको 7 से अगर भाग देते हैं तो आपका पूरा पूरा कितनी बार जाएगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। 7 से भाग देने पर ये जाएगा 54 25 89 37 67, इतनी बार भाग जाएगा और पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 47 का बी 6 वाला। मेरी पर्सनल सलाह यही है कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप अवॉइड करें, क्योंकि इतना लंबा भाग देते देते आप परेशान हो जाएंगे और इस तरह के प्रश्नों में हमेशा जो भी आंसर दिए होते हैं उन्हें रखकर चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में अगर आप मान लेते हैं 2 अटेम्प्ट में नहीं आ पाया, आपने 2 कोई संख्याएं रखी इनमें से चूज करके अपने मन से और 2 में नहीं आ पाया, तीसरी रखी उसमें भी नहीं आया, तो आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को छोड़ दें। 48वां प्रश्न है आपका। 1 जनवरी 2021 से वर्ष के एमवें दिन पेट्रोल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में 80 प्लस 0.1 M है, जहां M बराबर 1 2 3 से लेकर 100 है और तत्पश्चात ही अचर रहता है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के एनवें दिन डीजल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में एन के किसी भी मान के लिए 69 प्लस 0.15 N है। तो वर्ष 2021 की स्थिति को इन दोनों ईंधनों का मूल्य एक समान होगा। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि M यानी जो M दिन बताया गया है, तो M का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, 100वें दिन तक का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2021 के लिए 2021 में 100वें दिन पेट्रोल का मूल्य क्या होगा वो वाले निकालेंगे। 100वें दिन पेट्रोल का मूल्य निकालेंगे आप। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका बताया गया 80 प्लस 0.1 M, यहाँ पर M क्या है, दिन है, तो 100वें दिन निकाल रहे हैं हम लोग। तो 80 प्लस 0.1, क्योंकि 100वें दिन निकाल रहे हैं तो M की जगह हम यहाँ पर 100 रख देंगे। ठीक है, तो आपने 100 रख दिया तो आपका आ जाएगा 80 प्लस 10, यानी ये आपका 90 रुपये आ जाएगा। यानी कि 2021 में 100वें दिन पेट्रोल का मूल्य जो है वो 90 रुपये होगा, ये 90 रुपये होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से 100वें दिन डीजल का मूल्य क्या होगा, डीजल का भी निकाल लीजिए आप। 100वें दिन डीजल का मूल्य क्या होगा,
तो यहाँ पर डीजल का कितना बताया गया है, 69 प्लस 0.15 एन है पहले दिन, तो 69 प्लस 0.15 और एन की जगह क्योंकि हम 100वें दिन निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी हम 100वें दिन निकाल रहे हैं 2021 में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल कर आ जाएगा 69 प्लस 15, यानी ये आ जाएगा 84। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंस निकल कर आ रहा है, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों के मूल्यों में अंतर 100वें दिन आप देख पा रहे हैं समान नहीं हो पाए हैं, दोनों के मूल्यों में अंतर है, दोनों के मूल्यों में अंतर है। तो 100वें दिन पेट्रोल और डीजल में अंतर कितना आया है आपका, लिख लीजिए आप, पेट्रोल और डीजल में अंतर बराबर कितना है, ये आ गया 90 माइनस 6, सॉरी 90 माइनस 84, यानी कि 6 का अंतर है ये। अब ये 6 की जो भरपाई है, 6 रुपए की जो भरपाई है डीजल की, ये कितने दिन में हो पाएगी भाई, 6 रुपए की जो भरपाई है डीजल की, ये कितने दिन में हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो डीजल का जो 0.15 एन है, 0.15 का 6 में भाग दे देंगे, तो ऐसे करके आपको वो संख्या पता चल जाएगी कितने दिनों में ये पूरा 6 रुपया हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, समान मूल्य के लिए, समान मूल्य के आप ये करेंगे 6 में 0.15 का आपने भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा लगभग 40 दिन आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये आपका 40 दिन, यानी 100वें दिन के बाद 40 दिन और लगेंगे, 100 और प्लस 40 दिन और लगेंगे, यानी 140वें दिन दोनों का जो मूल्य है पेट्रोल और डीजल का समान हो जाएगा, यानी 140वें दिन में पेट्रोल और डीजल जो है ये इक्वल हो जाएंगे, इनका रेट जो है ये इक्वल हो जाएगा, इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अब सिंपली अब आप यहां पर आ जाएंगे, अब चूंकि यहां पर जो तिथियां दी हुई हैं मई की दी हुई हैं, अब यहां पर दिन काउंट कर लीजिए, दिन कैसे काउंट करेंगे वो भी बता लीजिए। यहां तक तो आपको पता चल गया कि 140वें दिन जो है पेट्रोल और डीजल का मूल्य बराबर हो जाएगा। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और इधर अप्रैल, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो यहां फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में यहां पर 30 दिन होंगे और अप्रैल में यहां पर 31 दिन होंगे। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 120, ठीक है। 120 के हिसाब से क्या हो गया, यानी आपकी 31 अप्रैल तक 120 दिन हो जाते हैं, और आपको ये पता है कि 140वें दिन पेट्रोल डीजल के मूल्य समान हो जाएंगे। अब 120 में 20 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 140 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 20 मई को, कब, 20 मई को पेट्रोल और डीजल का मूल्य समान हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 48 का बी वाला। 49वां प्रश्न है आपका, एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के प्रारंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है। ये काफी सिंपल है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आबादी है ये 2021 में कितनी है, 50 है, और ये नेक्स्ट 12 ईयर में यानी कि 12 ईयर के बाद, ये 12 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, यानी 50 इंटू 2 हो जाएगी, ठीक है। सेम आगे ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो ऐसे करके फिर से वही 12 साल बाद फिर डबल हो जाएगी। तो यहां पर आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि इसे सही से निकाल रहा है, यानी यहां पर कितनी निकल कर आएगी, 100 निकल कर आएगी। तो 12 साल में कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 100 निकल कर आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एन की जगह, एन क्या है, साल है, उसको रखकर देख लीजिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 12 प्लस 50, सॉरी यहां पे मैं रख के देखता हूं, 12 प्लस 50 और यहाँ एन की वैल्यू 12 रख दीजिए, तो क्या ये 100 आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगले वाले में रख के देख लीजिए, अगले वाले में भी 12 का जब करेंगे गुणा तो भी नहीं आएगा। अब इसमें रख के देख लीजिए, p बराबर वाली में, p बराबर 50 2 की पावर 12 इंटू एन की जगह 12 रख के देख लीजिए, 12 साल में डबल हो रही है, क्या यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसमें रख डी वाले में रख, डी वाला जो फॉर्मूला बनाया इसमें रख कर देख लीजिए, डी वाले फॉर्मूले में रखकर देखा तो 50 2 की पावर एन की जगह 12 अपॉन 12, तो यहाँ इस 12 से 12 कट गए, 1 बचा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया 50 इंटू 2 बराबर 100, यानी यहाँ पर आपका डी वाला जो फॉर्मूला बनाया गया ये बिल्कुल सही है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आबादी डबल होती जाएगी, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला चेक करना था और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूला चेक करना है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है, तो आंसर है 49 का। 50वां प्रश्न है आपका, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि 100% विद्यार्थी हैं, 100%, ठीक है। इसमें से 60% जो है कौन है? ये इंडियन है, ये इंडियन है। और 40% जो है यहाँ पर ये फॉरेनर है। ये बात आप क्लियर हो गई। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो 100% की जो संख्या है विद्यार्थियों की, इसमें 50% तो क्या है? गर्ल हैं और 50% ही क्या है? बॉय हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी है। ये 50% ही यहाँ पर गर्ल हैं और 50% ही यहाँ पर बॉय हैं। ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हों। अब देखिए 60 का 30% निकाल लीजिए, भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हों तो 60 का 30% अगर आप निकालेंगे, यहाँ पर आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, परसेंटेज है, आप भी मान लीजिए ये 100 की संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से नई जगह लिख लेते हैं कि यहाँ पर 100 की संख्या है, मान लिया है हमने। और 100 की संख्या में 60 जो है वो इंडियन है, 40 जो है वो फॉरेनर हैं। संख्या के रूप में लिख लेते हैं, परसेंटेज के रूप में लिखकर हम। अब यहाँ पर 60 में से 30% लड़कियां हैं, यानी 30% आप निकालिए, 60 का 30% जब यहाँ पर निकालेंगे 60 गुणा 30/100 यानी 18, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 18 लड़कियां हैं भारतीयों में, 18 गर्ल्स हैं। और बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर 42 बॉयज़ बचेंगे, 42 लड़के बचेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इधर आ जाते हैं फॉरेनर वाले में। अब फॉरेनर में कितने कितने बचेंगे? अब आपको पता चल गया कि 42 तो लड़के हैं और आपको ये भी पता है कि संख्या हमने मानी है 100, 50% यहाँ पे बॉय होने चाहिए, 50%, यानी कि यहाँ पे फॉरेन के कितने बचेंगे? जब 42 लड़के तो भारतीय हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 8 बचेंगे बच्चे, 8 लड़के फॉरेन के बचेंगे, बॉय बचेंगे फॉरेनर में। ठीक है, और यहाँ पे लड़कियाँ कितनी बचेंगी? यहाँ 32 लड़कियाँ फॉरेनर की बचेंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? 40 का निकाल लीजिए, कितने परसेंट लड़के हैं 40 का? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 लड़के हैं 40 पर गुणा 100। तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 20% लड़के हैं, यानी जो विदेशी विद्यार्थी हैं उनमें से 20% लड़के हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 50 का डी वाला, यानी 20%। 51वां प्रश्न है अब आपका, एक कथन नीचे दिया गया है, इसके उपरांत निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सही मानते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत प्रतीत न हो, सभी निष्कर्षों को पढ़ें और तत्पश्चात निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुसार तर्क संगत हैं, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत न हो। कथन, कुछ रेडियो मोबाइल हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया कुछ रेडियो जो हैं ये आपके मोबाइल हैं। ठीक है, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, यानी सभी जो मोबाइल हैं ये वाले ये आपके क्या हैं? ये कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये बात बोली गई है, सॉरी, कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं, यानी इनमें से बोला गया कुछ कंप्यूटर जो हैं ये आपके वॉच हैं, यानी घड़ी हैं। तो यहां पर है निष्कर्ष 1, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, नहीं। निष्कर्ष 2, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, निश्चित रूप से कि हम निश्चित लगाए, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, तो ये भी नहीं बन रहा है, तो यहां पर निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। 52वां प्रश्न है आपका, एक वृत्तारेख पाई आरेख मानव शरीर में प्रोटीन, जल तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों के प्रतिशतता वितरण को दर्शाता है। यह दिया गया है प्रोटीन 16%, जल 70% है। यदि प्रोटीन तथा अन्य सूक्ष्म तत्व दोनों को मिलाकर P% है तो वृत्तारेख में P को निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है? इसका सेक्टर का जो केंद्रीय कोण होगा वो कितना है? तो देखिए यहां पर बताया गया है, लिख देता हूं, यहां पर प्रोटीन बताया गया कितना है? 16% है। ठीक है, जल यानी वाटर है 70%
और जो शुष्क तत्व हैं, ड्राई मिनरल्स जो हैं, डीएम लिख दे रहा हूँ, डीएम, ये कितने हैं भाई, 70 और 16 84, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 14%। तभी तो 100% बनेगा ये, तभी तो ये 100% बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो प्रोटीन और अन्य शुष्क तत्व हैं, इन दोनों को मिलाकर P% बनता है, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, ये बनता है P%, यानी ये बन जाएगा 16 + 14 बराबर 30% का बन जाएगा। तो इनको आपको वृत्तारेख में दर्शाना है कि इनके त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना बनेगा। तो ये आपका वृत्त है, और वृत्त जो होता है वृत्तारेख में, ये 100% को डिनोट करता है। आपको पता होगा ये कितने को डिनोट करता है, वृत्त 100% को डिनोट करता है, ये बात आप लोग जानते हैं। मतलब वृत्त का जो पूरा जो कोण होता है, ये आपको पता ही होगा 360 अंश का होता है, 360 का ये कोण होता है। कहने का मतलब क्या है, 10% का कोण यहाँ पर कितना बनेगा, 10% का ये बनेगा मात्र 36 का बनेगा, 36 अंश का बनेगा। अब हमें पता कितने का करना, 30% का निकालना, 30% के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो आप कर लीजिए भाई, 10 में जो 10% है, 10 का 3 का गुणा कर दीजिए इधर, और फिर इधर भी कर दीजिए 36 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 30%, और इधर हो जाएगा 36 का 3 में करेंगे तो 108 अंश। यानी आपका जो प्रोटीन और जो ड्राई मिनरल है, यानी P जो है P% है, P% इन 30%, तो इसका जो त्रिज्यखंड बनेगा, इसका जो त्रिज्यखंड होगा कुछ इस तरह से त्रिज्यखंड बनेगा, ये ऐसे करके। तो इसका जो केंद्रीय कोण होगा ये वाला, ये 108 अंश का होगा। कितने का होगा ये, 108 अंश का होगा। ये बात यहां पर बोली गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 52 का सी, यानी 108 अंश। 53वां प्रश्न है आपका, जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। यदि सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिलें तो वे तीनों पुनः क्लब में किस दिन मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि तीनों संडे को मिल गए हैं क्लब में, अब नेक्स्ट टाइम ये तीनों कब मिलेंगे, जबकि सबके टाइम बताए गए हैं कि एक 5वें दिन जाता है, एक 24वें दिन जाता है और एक 9वें दिन जाता है। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा 360। कहने का मतलब क्या है, ये 3 संडे के बाद, ये 360 दिन बाद उन्हें एक साथ क्लब में मिलेंगे। ठीक है, अब लेकिन चूंकि यहाँ पर दिन पूछा गया है भाई, यहाँ पर दिन पूछा गया कौन से दिन मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना। आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा साल होता है 365 दिनों का होता है, लीप ईयर हो तो 366 का होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। और अमूमन आपने सुना होगा कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 सप्ते होते हैं, ये बात आपने पता होगी। 52 वीक का मतलब क्या हो गया, यानी कि 52 वीक में एक में 7 दिन होते हैं, तो 52 × 7 आप करेंगे कितना हो जाएगा, 364 दिन आ जाएंगे, 364 दिन आ जाएंगे आपके। तो आप अगर यहाँ पर 360 को यहाँ पे डिवाइड करें तो आप ये पाएंगे कि 360 में कितना है, 360 में 51 तो वीक्स हैं, ठीक है, और प्लस 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा हैं, 3 डे और एक्स्ट्रा हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि 360 में अगर हम इसको डिवाइड करें तो 51 तो सप्ते निकल गए और 3 दिन इसमें और एक्स्ट्रा हैं। अब अभीष्ट दिन क्या होंगे हमारे, संडे को तो हम मिले हैं, अब आगे कब मिलेंगे, तो अभीष्ट दिन। तो देखिए कैलेंडर में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आप डेट ले रहे हैं, जैसे संडे लिया आपने, ठीक है, ये संडे आपने ले लिया, तो इसमें 51 वीक तो पूरे पूरे निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो दिन बचे हैं एक्स्ट्रा वाले, ये 3 शेष दिन यहाँ पर जोड़ लेंगे, 3 शेष दिन आप जोड़ लेंगे। जब आप 3 शेष दिन आप जोड़ेंगे तो रविवार के बाद 3 शेष दिन क्या आ जाएंगे, रविवार के बाद सोमवार आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा, ठीक है, यानी यही तो आएगा। यानी आपका संडे है, संडे का फिर क्या आएगा, मंडे आएगा, फिर आपका ट्यूसडे आएगा, फिर आपका वेडनेसडे आएगा, यानी ये तीसरा दिन ये आपका आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। संडे प्लस 3 शेष दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बुधवार, यानी जब ये तीनों एक साथ क्लब में होंगे तो उस दिन बुधवार होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 53 का बी वाला। 54वां प्रश्न है आपका, एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है। देखिए 2 अंकों की संख्या एक xy मान लेते हैं और इनके स्थानों को बदलकर जो संख्या बनेगी दूसरी, ये बनेगी आपकी कौन सी बनेगी, yx बनेगी। एक बात और आप जान लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि इसको 11 को विस्तारित रूप में लिखिए तो 11 कैसे लिखा जाएगा, 10 + 1 तो लिखेंगे आप,
भाई एक इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, 10 + 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक इसी प्रकार से एक्स वाई और वाई एक्स को भी लिख सकते हैं। एक्स वाई को लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर 10x + y लिख सकते हैं, और वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 10y + x लिख सकते हैं। अब यहां पर बोला गया कि इन दोनों जो संख्या, ये वाली संख्या निकल कर आई और ये वाली संख्या निकल कर आई, इनका अंतर कितना, 54 है। तो इनका अंतर लिख लीजिए, 10x + y - 10y - x बराबर कितना है, 54 है। हमारे प्रश्न में ये दिया हुआ है, कर लीजिए सॉल्व। ये आपका आ जाएगा 9x - 9y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 54। जब आप इसको पूरा करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा x - y का अंतर आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर x - y का अंतर 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 1 से 9 तक के जो डिजिट हैं, उनमें से ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनका अंतर 6 आ रहा है, वो डिजिट आपको पता करने हैं। तो 1 से 9 के बीच में कौन कौन से डिजिट हैं ऐसे, एक तो आपका 9 है, 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक आपका कौन सा है, 8 है, 8 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये आपका, ये भी 6 आ जाएगा। 7 है, 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, एक 6 में से 0 घटा देंगे तो ये भी आपका 6 आ जाएगा। हालांकि ये पूर्ण रूप में नहीं होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा क्यों नहीं होगा, वो भी बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर अब इनका प्रयोग करके आप वो संख्या भी बना सकते हैं। संख्या बना लीजिए, कौन कौन सी संख्या बन जाएंगी यहाँ पर 2 संख्याएं बन जाएंगी, एक तो 93 बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी यहाँ पर 39। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएंगी, यहाँ पर एक बन जाएगी 82 बन जाएगी, और यहाँ बन जाएगी 28, और यहाँ पर भी बन जाएगी, यहाँ पर कौन सी बनेगी, 71 और 17। अब अगर ये संख्याएं अगर आप चेक करना चाहें, चेक कर सकते हैं। 93 में से अगर आप 39 घटाएंगे तो भी आपको 54 प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ, अगर आप 93 में से 39 घटाएंगे तो आपको 54 प्राप्त होंगे। या फिर ठीक है, ये आपने देख लिया, 93 में से 39 घटाए 54 प्राप्त हुए। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं, ये वो संख्याएं बन गई। अब यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया है विचार करने को, इस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर को निकाला जा सकता है। अभी तुमने निकाला ये अंतर, हाँ निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है। इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी संख्याएं, 6 संख्याएं जो बनी हैं, 93, 39 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, इधर आपकी बनी है 82, 28, और ये बनी है आपकी 71 और ये 17। तो यहां पर बोला गया है इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। नहीं, इसका गुणनफल आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई। इसका गुणनफल कितना होगा, 9 × 3 होगा। तो आप इसका इधर योगफल भी निकाल पाएंगे, 9 + 3। इधर आप 8.8 × 2 होगा मल्टीप्लाई, तो इधर आपका इसका जो है योगफल भी निकाल सकते हैं, 2 + 8। इधर आप अगर इसका जो है गुणनफल निकालते हैं 7 × 1, तो इधर आप इसका योगफल भी निकाल पाएंगे, 1 + 7। क्योंकि अगर गुणनफल निकल जाएगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है योगफल भी निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन भी इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको कभी इस तरह से नंबर ढूंढने को दे दिया जाए, कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी, तो आप ढूंढ पाएंगे। जैसा कि आपको मैंने तरीका बता दिया है, तो आप इससे निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 54 का सी वाला, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।